रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, लेकिन आज इसने व्यू बदल दिया है। मतलब एक बार यार बुला ही लेना उसको, क्या नाम है वो, चालू हुई कि नहीं कुछ आइडिया नहीं लग रहा यार। स्क्रीन थोड़ी बदल दी है भाई। चालू रिकॉर्डिंग हो गई क्या? कुछ दिख नहीं रहा इसमें, बदल दिया माहौल। हो गई स्टार्ट। ओके चलिए बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। आज सीधा हम सीपीआर की बात करना शुरू करते हैं, बीएलएस के बारे में, क्योंकि कल सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया असल में होता क्या है। स्टेप्स पर आ जाते हैं डायरेक्टली। कल जिनके बारे में बात कर रहे थे, तो पहला स्टेप क्या था? सीन सेफ्टी। तो जब भी ये एप्लीकेबल होगा, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट में तो आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है, तो सीन सेफ्टी आपको देखना है। उसके बाद में चेक रेस्पॉन्सिवनेस। इसमें अब आ जाती हैं सारी चीजें कि आपको शाउट भी करना है हेल्प के लिए, है ना। पहले तो आप उसको शोल्डर पर टैप करके पूछोगे आर यू ओके, भाई साहब ठीक हो क्या, बाबूजी ठीक हो क्या। हिंदी में आप लिख लेना जैसे भी, ठीक है। उसके बाद में शाउट फॉर हेल्प, लिटरली चिल्लाना ही है। मतलब चिल्लाओगे ना, ऐसे तो नहीं कोई जोर से आवाज नहीं, कोई क्या कहेगा। जान का सवाल है भाई, जितनी जोर से चिल्ला सकते हो, अगर जरूरत पड़ती है तो, है ना। आसपास हेल्प के लिए जितने ज्यादा हेल्पिंग हैंड होंगे उतना अच्छा सीपीआर दे पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम या इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, है ना, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन फोन करके आपको 911 हो तो 911, नहीं तो 108 इंडिया में कॉल कर देना आपको। उसके बाद में क्या था? गो एंड गेट एईडी। मतलब एईडी को आप डिफिब्रिलेटर भी बोल सकते हो, लेकिन ये डिफिब्रिलेटर कौन सा है? ऑटोमेटेड है, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, अपने आप रिदम को एनालाइज करने की इसमें कैपेसिटी है। तो ये लेने जाना है, या तो आप दो जने हो तो दूसरे को भेज दो, नहीं रिकॉर्डिंग कर दी बेटा, चलो। हाँ मैंने चेक कर लिया, स्टार्ट कर दी थी, तो जानबूझ के देर से बोला ना, 2 मिनट बाद। एईडी के लिए आपको भेज देना है कि साहब जाओ एईडी लेकर के आओ, अगर 2 जने हैं तो। अगर नहीं है तो पहले आपको ये करना है, तीसरा स्टेप 3 क्या है? असेस फॉर रेस्पिरेशन एंड पल्स। तो रेस्पिरेशन और पल्स को कैसे देख सकते हैं भाई? पल्स को तो पता होना चाहिए कौन सी पल्स चेक कर रहे हैं। अभी हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट में कौन सी, ठीक है। और रेस्पिरेशन को कैसे देखोगे, कैसे चेक करोगे? हाँ पैटर्न देख करके भाई, मैं सांस ले रहा हूं तो दिख रहा है ना, आई एम ब्रीदिंग, चेस्ट राइज हो रहा है, चेस्ट फॉल हो रहा है, और यहाँ पर हवा भी आ रही है नाक के पास, अगर आप फील करोगे तो आपको पता चलता है ना। तो यू कैन सी, देख करके फील करके, और आपको मूवमेंट दिख जाएंगे। गैस कर रहा होगा तो दिखेगा ना, सांस नहीं ले रहा होगा तो पता चलता है, यू कैन सी इजीली, देख करके पता चले। कैरोटिड को तो आपको पाल्पेट करना है भाई, पाल्पेशन के बाद पता चलेगी, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए पाल्पेट नहीं करना है। और हमारा मकसद जो है ना अल्टीमेट, वो मकसद क्या है?
सीपीआर में डिले नहीं होना चाहिए, सीपीआर लेट नहीं हो, जितना जल्दी हम कंप्रेशन शुरू कर दें अगर पेशेंट को जरूरत है तो वो जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों ही कामों में, दोनों, पहली बात तो ये दोनों काम एक साथ करने। भाई आपका हाथ कैरोटिड पर होगा उंगली, लेकिन आंखें तो हैं, रेस्पिरेशन को देख तो आप साथ के साथ में सकते हो। तो इसका मतलब इन दोनों कामों को कैसे करना है, एक साथ करना है। और ड्यूरेशन इसका कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 70, मत समझ लेना इसको कहीं, हाँ 10 सेकेंड्स, और लेस देन 10 सेकेंड, दोनों बात सही है, और विद इन 10 सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका, क्या समझे इसका मतलब आप, 10 सेकंड के अंदर अंदर का मतलब, अगर 2 सेकंड में 5 सेकंड में आपको लग गया भैया कैरोटिड है तो है, और नहीं लग रहा कि तो आपको क्या पता गलत जगह पर हाथ रख दिया हो, या क्या पता मेरा तरीका सही नहीं हो, अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या मान के चलोगे, पल्स एब्सेंट। भले ही आपने नहीं सही तरीके से, तो क्या मानना है, पल्स एब्सेंट। और कितना टाइम मैक्सिमम दे सकते हो, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में तो शुरू कर देना है, और अगर पल्स फील हो गई तो नहीं करना। तो ये जब आप असेस करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो चीजें देखी आपने, क्या क्या देखा, स्टेप तो तीसरा ही है ये, अब जरा बताओ संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, अपना दिमाग लगाओ, छोड़ो किताब में क्या लिखा है या कितने होते हैं, आपको नहीं पता है, आप तो अपने हिसाब से बताओ। 2 पैरामीटर हैं, एक पल्स है और एक रेस्पिरेशन है। आपने चेक किया है तो उसमें क्या क्या संभावनाएं मिलेंगी, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। पहली बार में मैं मान के चलता हूं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन है और पल्स प्रेजेंट। कैरोटिड चेक की, रेस्पिरेशन देखा 10 सेकंड के अंदर अंदर, तो आपको क्या दिखाई दिया कि कैरोटिड प्रेजेंट है और रेस्पिरेशन भी पेशेंट नॉर्मल ले रहा है। लेकिन कोलैप्स तो हुआ था, आपके सामने गिरा था, तभी तो आप वहां पहुंचे, सीन सेफ्टी देखा और ये सारे काम तभी तो शुरू किए थे आपने। तो क्या इसको सीपीआर देने की जरूरत होगी, नहीं होगी, नहीं फिर होगी क्या सर। करेंगे, सवाल है बाद में बताना, मतलब पहले तुम बताना फिर मैं। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें एबनॉर्मल ब्रीदिंग, एपनिया इसी का हिस्सा है, एपनिया भी एबनॉर्मल ब्रीदिंग है। एगोनल गैस्प, आप लिख ही लो इसको, 2 कंडीशन मिल सकती हैं इसमें, या तो एपनिया होगा, और असल में एपनिया तो आप भी थोड़ी देर के लिए सांस रोक के रख सकते हो, एपनिया नहीं है, एपनिया बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड एपनिया है, सांस ले ही नहीं रहा है आदमी। या फिर होता है एगोनल गैस्प, ये नाम ध्यान रखना भाई, एग्जाम में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम बोलते हैं गैस्पिंग ब्रीदिंग या गैस्पिंग ब्रीदिंग पैटर्न, गैस्प या गैस्पिंग। कल मैंने करके दिखाया था ना, बस आखिरी सांस टाइप से जो दिखता है ना एक्चुअल में। तो एबनॉर्मल ब्रीदिंग है और पल्स एब्सेंट, पल्स एब्सेंट है का मतलब पल्स नहीं है, आपने फील की और पल्स नहीं है। और एबनॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब क्या है, उसको हमें क्या मान के चलना है, कल मैंने बताया था। एपनिया एपनिया क्यों रट रहे हो भाई, एपनिया इज डिफरेंट, एबनॉर्मल ब्रीदिंग इज नो ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग एट ऑल, मतलब
ब्रीदिंग भी एब्सेंट ही मानी जाएगी, चाहे वो एबनॉर्मल ब्रीदिंग। ये सवाल, ये बात एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये लिखेगा कि साहब ही और शी वाज ब्रीदिंग वेरी रैपिडली एंड शैलो, या एबनॉर्मल ब्रीदिंग वर प्रेजेंट। तो लिख तो ये रहा है कि एबनॉर्मल ब्रीदिंग प्रेजेंट थी, लेकिन हमें क्या उसको पढ़ना है, ब्रीदिंग एब्सेंट। आप एपनिया कह लो, बट एपनिया एक अलग टर्म हो जाता है, एक्चुअली उसका मीनिंग है। तो इट इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग और पल्स एब्सेंट। एक कंडीशन ये हो गई, और क्या हो सकती है भाई? दो चीजें हैं, पल्स और रेस्पिरेशन। अब एक ही तो कंडीशन बची, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, आ जाओ। भाई पल्स और रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, एक में दोनों एब्सेंट, एक में दोनों प्रेजेंट, और एक में एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट। अब ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अब सवालों की झड़ी लगना शुरू हो चुकी है बच्चों। ये देख लो आप, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, और थोड़ा दिमाग खुद से लगाओ। मैं आपको सीधे सीधे बता नहीं रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने भले ये नहीं भी पढ़ा हो पहले, हम तो सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो भी दिमाग तो चल ही रहा होगा ना, दिमाग तो नॉर्मल कॉमन सेंस तो चालू होगा। बताइए, रेस्पिरेशन नॉर्मल है, पल्स प्रेजेंट है, तो क्या करोगे? अरे यार, सीन सेफ्टी तो हो गया, वो तो पहले कर लिया, तीसरे नंबर की है, तो पहले नंबर पे था सीन सेफ्टी। मॉनिटर द विक्टिम, चेक करते रहोगे, वहीं खड़े रहोगे। कब तक? कब तक? अरे यार, वो कॉन्शियस तो 3 दिन बाद हो, अगर तो 3 दिन थोड़ी काम छोड़ के रुके रहोगे, थोड़ा और था। ACLS की टीम जब तक नहीं पहुंच जाती, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट किया था ना आपने, वो इमरजेंसी रेस्पॉन्डर जब तक नहीं पहुंच जाते हैं ना, विक्टिम अनटिल। और प्रैक्टिकली आप, जैसे कोई और भी वहां पर है, तो उसको भैया कि आप रुक सकते हो क्या, जब तक कोई आ नहीं जाए, इनको थोड़ा मॉनिटर करना है। भले ही हो सकता है कि 2 मिनट बाद में ब्रीदिंग बंद हो जाए, पल्स एब्सेंट हो जाए, मॉनिटर करना है हर 2 मिनट में कि पल्स है कि नहीं है, और ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं है। और अगर ACLS की टीम आ गई, फिर तो आप फ्री हो, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये तो पूरा मामला CPR का है ही मेन, इसमें ब्रीदिंग भी नहीं है और पल्स भी नहीं है। पल्स तो है लेकिन ब्रीदिंग नहीं कर रहा है पेशेंट, सांस नहीं ले, तो क्या करेंगे? क्या देते हैं, क्या करते हैं? नो 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 नो। वो तो CPR में आएगा ही, जब CAB के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी द मेन पार्ट CPR में। वो तो CAB करना ही है वो तो, लेकिन जब पल्स प्रेजेंट है तब CPR नहीं करना है आपको, क्योंकि CPR में तो क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन होता है, फिर एयरवे एंड फिर ब्रीदिंग अपन देखते हैं। यहाँ पर तो चेस्ट कंप्रेशन करोगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? पल्स तो है, चेस्ट कंप्रेशन आप हार्ट को ही तो पंप कर रहे थे, ताकि वो पल्स जनरेट कर पाए, वो सिस्टोल हो उसका दबा करके, ताकि वो परफ्यूज कर पाए बॉडी में, पंप कर पाए। तो रेस्क्यू ब्रेथ क्या होती है बच्चों? 10 ब्रेथ्स पर मिनट, 10 सांस 1 मिनट के अंदर, या 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड। हर 6 सेकंड में एक सांस उसको देते रहना है, अगर वो एबनॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है या नो ब्रीदिंग। जहां जहां एबनॉर्मल ब्रीदिंग है वहां वहां
नो ब्रीदिंग भी है, क्योंकि मतलब वही है। ऑब्लिक नो ब्रीदिंग, समझ लेना, मतलब बहुत आसानी है, लेकिन पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा कि यार क्या होगा, ये क्या था, वो क्या था। 3 कंडीशन हो सकती है भाई, 2 स्टेप तो कॉमन ही थे, सीन सेफ्टी कर लिया आपने और रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर ली, जिसमें हिला के देखा, चिल्ला के मदद मांगी, एईडी के लिए भेज दिया और फ़ोन करके बोल दिया कि यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी है भाई, इस लोकेशन पर पहुँच जाओ आप। उसके बाद आप, हाँ नहीं वही टीम है, 108, 108 वही टीम है कि सब ऐसे बेहोश हो गया आदमी, सांस नहीं ले रहा है, या सीपीआर हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर बोल सकते हो तो बता दो, नहीं तो वो टीम तो वही आएगी। एम्बुलेंस जो बनाई है वो एम्बुलेंस कैसी है, ACLS एम्बुलेंस, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, तो उसमें सारे इक्विपमेंट्स और स्टाफ होता है। तो पल्स और रेस्पिरेशन देखा तीसरे स्टेप पर हमने, तो तीसरे स्टेप पर आपने क्या क्या पॉसिबिलिटीज बताई, 3 संभावनाएं। पहली संभावना तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, पल्स भी है, सांस भी ले रहा है, थैंक गॉड, मतलब आपको भी अब पसीना नहीं बहाना पड़ेगा और किसी की जान को खतरा भी नहीं रहा, बच गया, ठीक है, अच्छा ही है ना, हम तो चाहते हैं बच ही जाए। तो फिर उसके लिए लेकिन सवाल तो ये पूछेगा ना कि व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप, या नेक्स्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू मॉनिटर द पेशेंट। जो सांस भी ले रहा था, पल्स भी, आपको ऑप्शन लगेंगे ना, पहला ऑप्शन देगा कि ठीक है जाओ अपने घर को जाओ, पहला ऑप्शन ये होगा ठीक है कि बिकॉज पेशेंट इज ओके यू शुड गो नाउ, ये सही है क्या, नो, द रिकमेंडेशन इज, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कह रहा है, मॉनिटर द विक्टिम अंटिल द हेल्प अराइव्ड, या फिर ACLS की टीम आ जाए या जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है वो पहुंच जाए, राइट, ये कर लिया। दूसरे में क्या हुआ, पल्स प्रेजेंट थी लेकिन सांस ठीक से नहीं ले रहा था, तो क्या किया हमने, रेस्क्यू। देखो सिंपल है, ये सवाल मैंने जब 2017-18 में पढ़ाया था ना, ये सवाल आज तक कभी नहीं पूछा गया था। हर बार सवाल यही पूछे गए थे कि सर पल्स एब्सेंट होगी तब क्या करना है, बस उसके बारे में सवाल। तो मेरे मन में आया था कि यार पल्स हो लेकिन सांस नहीं ले रहा हो, ये पूछ लेते हैं, और उसी साल ये सवाल किसी एम्स में पूछा गया था, नॉर्सेट नहीं होता था। तो आप अगर पढ़ के नहीं भी गए हो तो थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में कि भाई ऐसा है, पल्स तो प्रेजेंट है, इसलिए चेस्ट कंप्रेशन तो नहीं बनता, लेकिन ब्रीदिंग एबनॉर्मल है, इसका मतलब नो ब्रीदिंग है, तो उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो क्या करना है हमें, उसको रेस्क्यू ब्रेथ देनी है, रेस्क्यू ब्रेथ। हम पहले ये रेस्क्यू ब्रेथ एक्चुअली 12 पर मिनट होती थी, 12, ये 2020 की गाइडलाइन में बदल दिया, अब ये 10 की होती है, पहले 10 से 12 लिखते थे, 10 से 12 या 12, लेकिन नाउ इट इज क्लियर कि आपको 10 ब्रेथ पर, ताकि कंफ्यूजन कम से कम रहे, 10 ब्रेथ पर मिनट, यानी कि हर 6 सेकंड में एक सांस डिलीवर करना, ठीक है। अब अगर ये मेन जो है कहानी वो कौन सी है कि आपने पल्स चेक की तो पल्स भी एब्सेंट और सांस भी नहीं ले रहा मैंने, है ना, इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, अब आ गया है वक्त किसका, हाई क्वालिटी। अब इसको इतना ही लिख के छोड़ दो बस, क्योंकि अभी हम 4 स्टेप और 5-6 स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी CPR अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाई क्वालिटी CPR प्रोवाइड कराना शुरू कर दो यहाँ पर, और कैसे करेंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चों, PAB, चेस्ट कंप्रेशन और ब्रेथ का अनुपात क्या रहेगा, 30:2, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है और 2 सांस देनी है। अच्छा, ये जो रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे थे ना आप, यहाँ भी इस चीज़ को ध्यान रख लेना,
चेक पल्स इन एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट में आपको पल्स चेक करनी है। हो सकता है 2 मिनट बाद में सांस भी नॉर्मल लेने लग जाए और पल्स भी आ जाए, अच्छी बात है, आपने बढ़िया बचा लिया उसको। हो सकता है कि ब्रीदिंग तो एबनॉर्मल थी ही, बाद में उसकी पल्स भी एब्सेंट हो जाए। तो जैसी पल्स एब्सेंट होगी अब आप क्या शुरू कर दोगे, हाई क्वालिटी सीपीआर। अब ये स्टेप चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन चौथा स्टेप क्या है बच्चों, यूज, भाई आपने किसी को भेजा होगा ना लेने के लिए कि गो एंड गेट एईडी, तो वो देख करके अब तक आ गया होगा, और अगर उसको टाइम लग रहा है नहीं आया तो चलने दो, चलने दो। लेकिन जैसे ही एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही वो पहुंचता है एईडी लेकर के या एईडी अवेलेबल होता है, भले ही वो नहीं लाया, उसकी टीम आई है एसीएलएस वाली आई है, तो वो तो अपने आप आके मॉनिटर लगा देते, फिर ईसीजी दिख जाता है उसमें, डिफिब्रिलेटर कर देते हैं। लेकिन अपने को प्रायोरिटी क्या है, एईडी जितना जल्दी आए उतना लगाना है। लेकिन सीपीआर करने के लिए वेट किया कि हमने एईडी आने का, नहीं, 3 सेफ्टी चेक की, उसके बाद हमने रेस्पॉन्सिवनेस चेक किया और असेस किया पल्स एंड ब्रीदिंग को। और अगर पल्स एब्सेंट है और ब्रीदिंग नहीं है या एबनॉर्मल ब्रीदिंग है तो सीपीआर शुरू कर दिया। हाई क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। अब हमने क्या किया, चौथे स्टेप पर अप्लाई एईडी। अप्लाई क्या है, 2 पैड होते हैं चिपकने वाले, दोनों पैड आपने चिपका दिए। अब ये एईडी जो है ना वो असेस कर लेता है पल्स को, है ना। तो 5वां और 6ठा नंबर का क्या स्टेप रहेगा, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एईडी। 5वां और 6ठे नंबर पे क्या है, 5वें पे आपने पैड अप्लाई कर दी और 6ठे पर आपने उसको ऑन कर दिया ऑब्वियसली उसको, और अब आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगे। फॉलो द एईडी, मतलब इतनी बार नाम आ रहा है फिर भी अगर आपको एईडी की फुल फॉर्म प्री में पूछी जाएगी, सोचना पड़ा तो धिक्कार है। इतनी बार बोल रहा मैं एईडी बोल रहा हूं तो आप मन में ही बोल लो, अगर क्लास में जोर से बोलने में डिस्टरबेंस होता है तो मन में बोलो हर बार, एईडी बोले तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ एईडी। अब एईडी क्या इंस्ट्रक्शन देगा आपको, एईडी असल में आपको ये बताएगा कि रिदम शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल। एईडी एनालाइज करेगा रिदम को। तो क्या बोलेगा, या तो ये रिदम कैसी होगी, शॉकेबल, शॉकेबल, या फिर ये रिदम कैसी होगी बच्चों, नॉन शॉकेबल। तो नॉन शॉकेबल में क्या करना होगा, मैंने पूछा था नॉन शॉकेबल में क्या करना होगा, कंटिन्यू सीपीआर। अच्छा, ऑनलाइन वाले बोलते रहा करो, कम से कम पता तो चलता है कोई है। देखा, ऑनलाइन वाले चल रहे हैं सब बढ़िया। इन्वर्टर लगा दिया ना, तो शॉकेबल एंड नॉन शॉकेबल। तो पहले नॉन शॉकेबल, नॉन शॉकेबल है का मतलब क्या है,
जीतेश, नॉन शॉकेबल का क्या मतलब है बेटा? मतलब उसमें शॉक इंडिकेटेड है या नहीं है? सिंपल बोलो ना, मेक थिंग्स सिंपल इजियर। नॉन शॉकेबल मतलब ऐसी रिदम जिसमें शॉक इंडिकेटेड नहीं है, जिसमें शॉक देने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एसिस्टॉल। बेटा कल इतना, इसीलिए तो इतना मैंने भूमिका इतनी अच्छी से समझाई। कार्डियक अरेस्ट क्या कह रहा है जीतेश? ये पूछ के तो दिल तोड़ दिया तुम्हें। बता भाई, तू बता यार। कल के अगर वो तुम्हारे पास नोट्स हैं तो मैंने कार्डियक अरेस्ट को ही तो बताया था कि कार्डियक अरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है। दो चीजें बताई थी ना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और कार्डियक अरेस्ट, इंडिकेशन ऑफ सीपीआर। तो कार्डियक अरेस्ट में मैंने क्या बोला था कि कार्डियक अरेस्ट या तो एसिस्टॉल हो सकता है, तीन चीजें बताई थी, या वीएफ हो सकता है, वीएफ इज इक्वल टू पल्सलेस वीटी, और तीसरा मैंने बताया था पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पीईए। ये सारे ही क्या है? कार्डियक अरेस्ट हैं। और इनमें दो पल्स तो ऐसी हैं जो शॉकेबल हैं। कौन कौन सी? पीएफ और पल्सलेस वीटी को तो मैं एक ही काउंट कर रहा हूं अभी, पी। आगे बात समझ में? और जो एसिस्टॉल था वो कैसा है? नॉन शॉकेबल। तो कार्डियक अरेस्ट में तो एसिस्टॉल ही ऐसा है जो नॉन शॉकेबल है, क्योंकि बाकी जो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है या हार्ट ब्लॉक हो जाए या कोई भी कंडीशन हो जाए, पर वो कार्डियक अरेस्ट तो नहीं है। आगे बात समझ में? तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तो या तो बिल्कुल शांति हो गया मतलब एसिस्टॉल, या फिर फड़फड़ा रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है एक्टिविटी, इसका मतलब बीएफ या पल्सलेस वीटी। और पी में भी यही होता है कि ईसीजी में तो आ रही है लेकिन यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही, मैकेनिकल। क्लियर है? इनमें कंफ्यूजन क्यों? कल ही पूछते ना, मैंने कितना मौका। हाँ, माय गॉड, रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि बंदा सांस नहीं ले रहा है, उसमें हार्ट का कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। अगर सिर्फ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सीपीआर में केवल रेस्क्यू ब्रेथ देनी है, रेस्क्यू ब्रेथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीपीआर, बट उसमें चेस्ट कंप्रेशन नहीं करना है। भाई सीपीआर में भी तो 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस देते हैं ना, देते हैं ना। तो वैसे ही जो पल्स जिसमें प्रेजेंट हो, केवल रेस्पिरेशन खत्म हो गया है, सीज हो गया है, बंद हो गया है, एबनॉर्मल है ब्रीदिंग या एब्सेंट है ब्रीदिंग, तो अपन उसमें क्या कर रहे हैं? रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे हैं। कितनी? 10 ब्रेथ पर मिनट या 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड, एवरी 6 सेकेंड। क्लियर है क्या? मैंने कल क्या बोला था कि इसमें तो इतना सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्यों बोला था? क्योंकि ये चीज नहीं आने तो कोई बात नहीं, आप आज भी पूछो, मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन पूछ लेना, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। यहां तक कोई डाउट है क्या? तीसरे स्टेप में 3 संभावनाएं थी, तीनों में से जो सबसे इजी थी वो था मॉनिटर करना, खाली खड़े रहना है भी, ठीक है देख लो सांस ले रहा है कि नहीं, पल्स वल्स चल रही है, और फिर आगे आओ आओ सब पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गिर गए थे, बेहोश हुए थे, मैं तो पास में था, दौड़ के आया तो मैंने चेक किया तो पल्स भी चल रही थी और सांस भी ले रहे हैं। तो अरे वेरी गुड वेरी गुड। मेडिकल नर्सिंग से हो क्या कहीं? हाँ, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स दिल्ली में। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाशी देगा। और आप जाओ, सब हैंड ओवर कर दिया, ठीक है देख लेना बाकी आप लोग। बोला ठीक है। तो ये सबसे इजी कंडीशन थी। दूसरी थोड़ी मुश्किल क्या है कि पल्स तो है लेकिन सांस नहीं ले रहा। सांस नहीं ले रहा मतलब ब्रीदिंग एब्सेंट या एबनॉर्मल ब्रीदिंग, एक ही बात। पल्स प्रेजेंट है, तब हमने क्या किया? बीच बीच में सांस देते रहे। बीच बीच से मेरा मतलब हर 6 सेकंड में। ब्रेथ डिलीवर करने में 1 सेकंड लगता है या 2 सेकंड लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 सेकंड में हो जाती है डिलीवर। लेकिन इंटरवल कितना होगा? 6 सेकंड, एवरी 6 सेकंड। वो भी हो गया। अब जो सबसे मुश्किल कंडीशन क्या थी? जब पल्स एब्सेंट है और ब्रीदिंग भी एबनॉर्मल है या नो ब्रीदिंग। तब हम क्या किया था? हमने
क्वालिटी, हाई क्वालिटी सीपीआर प्रोवाइड किया। तो हाई क्वालिटी सीपीआर तो चालू हो चुका है। तीसरा उसके क्या क्या क्राइटेरिया वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये स्टेप तो पूरे हो जाए बीएलएस के एटलीस्ट। तो एक तरफ से हाई क्वालिटी सीपीआर चालू कर दिया, इतनी देर में एईडी आ गया। तो एईडी आने के बाद में क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, सीपीआर कंटिन्यू करो या एईडी अप्लाई करो, एईडी अप्लाई। लेकिन इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीपीआर मिनिमम से मिनिमम इंटरप्शन। क्लियर है बच्चों? तो अब आपने क्या किया, एईडी लगा दिया, आ गया, जैसे एईडी आया आपने एईडी लगा दिया। एईडी लगाते ही आपने क्या किया, एईडी को चालू किया, पैड चिपकाए और उसकी इंस्ट्रक्शन को सुना, क्या करा है। तो जैसे ही वो शॉकेबल रिदम आएगी तो बोलेगा शॉकेबल रिदम, गिव शॉक या स्टे अवे, स्टे क्लियर ऑफ द पेशेंट, ऐसे बोलता है बाकायदा, उसमें आवाज आती है। जैसे रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स होता है ना, वैसे उसमें स्पीकर होता है, वो बोलता है। तो आप थोड़ा दूर हो जाओगे, भी झटका देगा, उस टाइम के लिए आपको दूर रहना। वो अपन बात कर लेते हैं, वो तो शॉकेबल की बात है। पहले हमने नॉन शॉकेबल को निपटाया, क्यों? क्योंकि ये आसान था, इजी चीज को पहले खत्म करो, उसके बाद में डिटेल पढ़ेंगे। तो नॉन शॉकेबल में क्या करना है, सीपीआर कंटिन्यू। बेसिक लाइफ सपोर्ट में आपको सीपीआर ही कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पर एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होता तो हम कुछ और करते, वो बाद में बताएंगे, एसीएलएस में बता देंगे। लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये शॉकेबल रिदम है तब क्या करना है, गिव शॉक। मशीन खुद ही ऑटोमेटेड है, वो खुद ही असेस करेगी, आपको बोलेगी दूर हट जाओ, आप दूर हट जाना, वो शॉक डिलीवर कर देगी। तो ये शॉक कौन सा वाला है, डिफिब्रिलेशन। अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल जो मल्टीपल टाइम्स पहले भी पूछा जा चुका है। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन आफ्टर डिफिब्रिलेशन और आफ्टर गिविंग शॉक? बेटा जेली तो पैड पर लगी हुई थी, बिना जेली लगाए शॉक थोड़ी दे दोगे। मैं तो शॉक देने के तुरंत बाद कर रहा हूं, तुरंत बाद, तुरंत बाद। बोलो कौन बोल पल्स रहा चेक था? करेंगे सर, पल्स चेक करेंगे उसकी, नहीं तो सीपीआर चालू रखेंगे सर। ये कौन बोला, मतलब हु इज? शैलेंद्र। शैलेंद्र है, टूटन है, कौन है? सर शैलेंद्र। मैंने बोला सीपीआर ही बोला, चेस्ट कंप्रेशन फास्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी टूटन ने भी बोला। और बताओ बच्चों ऑफलाइन। अब ये डिक्टम बोल रहा हूं मैं, डिक्टम का मतलब पत्थर की लकीर। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि एमएसएन में, फंडामेंटल में कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं, मैं लेकिन सिर्फ कुछ बातें हैं जो पत्थर की लकीर है। रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली, फॉर 2 मिनट, देन पल्स चेक, और ये बात एसीएलएस के लिए भी लागू होती है, बीएलएस में भी लागू होती है, दुनिया में कहीं भी हो सब जगह लागू होती है, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये बात पूछी जा चुकी है भाई, अलग अलग लैंग्वेज बना बना करके लंबा चौड़ा सीन क्रिएट करते हैं, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ये किया, पूरे स्टेप लिख देगा क्वेश्चन में ही, फिर बोलेगा कि आपको जो है एईडी ने शॉक डिलीवर करने को बोला, आप क्लियर हो गए सब, फिर उसने शॉक डिलीवर कर दिया। व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रायोरिटी? रिज्यूम सीपीआर इमीडिएट। अच्छा ये क्यों किया, लॉजिक पूछो, आप तो पूछोगे नहीं सर? यस, क्योंकि जो डिफिब्रिलेशन है या जो शॉक है वो क्या करता है, ये बात भी बीएचयू ने पूछ ली है भाई कि डिफिब्रिलेटर करता क्या है। डिफिब्रिलेटर फिब्रिलेशन होता है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिस्ट। तो आपने खुद उसको एसिस्टोल में कन्वर्ट कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि आप पल्स चेक कर लो या कुछ और कर लो। सबसे पहले सीपीआर हो सकता है
संभावना है। अब पॉसिबिलिटी आ गई ना, ये पत्थर की लकीर थी, बस ये वाली बात। अब पत्थर की लकीर नहीं, अब तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। हो सकता है एसिस्टोल ही हुआ हो और 2 मिनट का पूरा सीपीआर दे दो आप, उसके बाद में आप पल्स चेक करो तो पता चला पल्स आ गई। तो पल्स आ गई तो चेस्ट कंप्रेशन बंद कर दो, फिर रेस्पिरेशन देखो, जरूरत है तो असिस्ट कराओ रेस्पिरेशन में, नहीं तो ACLS वाले आ जाएंगे या हॉस्पिटल ले जाएंगे मरीज को, भाई आपने ROSC अचीव कर लिया। तो ये तो कब किया, जब आपने 2 मिनट के CPR के बाद में, और हो सकता है 2 मिनट के CPR के बाद में भी पल्स ना आई हो। नहीं आई है तो कंटिन्यू CPR। लेकिन क्योंकि AED अब लगा हुआ है तो AED फिर से देख लेगा कि अगर शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल। तो अगर नॉन शॉकेबल है तो कंटिन्यू CPR, अगर शॉकेबल है तो डिफिब्रिलेट इमीडिएटली CPR। यानी कि अब यही रिपीट होने लगेंगी 5-6। आगे तो ये साइकिल बन गया 7वीं स्टेज में, तो ये सब रिपीट होने लग जाएगा कि अगर शॉकेबल है तो शॉक दो और CPR चालू कर दो, और अगर नॉन शॉकेबल है तो CPR कर लो। तो ये हम कहाँ पर कर रहे थे, आउट ऑफ हॉस्पिटल, बाहर सड़क पर, बीच पर, मॉल में, एयरपोर्ट पर, कहीं पर भी। तो क्या होता है, लिमिटेड साधन होते हैं, मतलब कुछ है नहीं, बस AED तो मिला है आपको, बाकी तो सांस दे रहे हो। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि कैसे CPR, जो हाई क्वालिटी CPR था ना, उसके बारे में। लेकिन स्टेप्स में कोई डाउट है तो पहले ये बताओ, क्योंकि स्टेप्स में सवाल पूछे जाते हैं और उस पर भी पूछते हैं। जितेश, सिर्फ CPR मतलब पूछा हुआ सवाल है पहले, AED है ही नहीं तो CPR। इंडिया में तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि AED ना मिले। सर शॉकेबल में तो कार्डियो वर्शन का ऑप्शन भी आएगा। नहीं, कार्डियो वर्जन नहीं बेटा, डिफिब्रिलेट करेंगे, क्योंकि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसका मतलब उसको फिब्रिलेशन हुआ है वेंट्रिकुलर, या DT होगा तो पल्सलेस होगा। क्योंकि अगर पल्सलेस नहीं है तो उसकी पल्स प्रेजेंट होगी। मैंने आपको डिफिब्रिलेशन जब पढ़ाया था, डिफिब्रिलेटर, जिसमें वीडियो भी दिखाई थी, अगर वो वीडियो तूने नहीं देखा हो बेटा तो देखना उसको। उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था कि डिफिब्रिलेटर 2 काम करता है, पहला तो डिफिब्रिलेट करता है और दूसरा कार्डियो वर्जन करता है। तो डिफिब्रिलेट किस में करते हैं हम, VF और पल्सलेस विट, ऐसे अब जवाब आने चाहिए। डिफिब्रिलेशन तो 2 ही कंडीशन में, VT पल्सलेस हो या फिर VF हो, और बाकी जितने टैकी एरिथमियाज विद हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी होते हैं उन सब में हम कार्डियो वर्जन करते हैं। कल भी बताया था, कार्डियो वर्जन में हमें सेडेट करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है और शॉक डिलीवर करना होता है, जितने भी जूल का हो। जबकि डिफिब्रिलेशन में हमें मैक्सिमम जूल, बाइफेजिक या मोनोफेजिक उसके आधार पर, और एसिंक्रोनाइज। मोनोफेजिक में 360 जूल होते हैं और बाइफेजिक में 200 जूल। 200 जूल। स्टूडेंट, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर सीपीआर 2 मिनट देने के बाद अगर पल्स नहीं आई तो फिर कब तक सीपीआर देते रहेंगे, या मतलब तो जब तक टाइमिंग? पल्स नहीं आ जाए, या जब तक वो नहीं आ जाए, टीम नहीं आ जाए, या फिर आप थक नहीं जाओ। भाई आप अकेले हो, 2 जने हो, 4 जने हो, इट डिपेंड्स। जब तक आपका मन करे, आपके अंदर जब तक ये उम्मीद होगी यार अभी CPR देना चाहिए, टीम सर आती 2-2 होगी। घंटे तक भी देते हैं सर, 2-2 घंटे तक भी देते हैं कभी। वो इंडिविजुअल कंडीशंस, वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे आप, मतलब बाकी बच्चे। 2 घंटे देना है या नहीं, दैट इज डिफरेंट। गाइडलाइन ये कहती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, मिनिमम 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट CPR। ये हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इन BLS ACLS की बात। आपने पेशेंट को देख करके बताया है कि शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल? अभी इसका जवाब आप में से कोई दो, किसने बताया कि शॉकेबल है या नॉन शॉकेबल है? AED ने बताया है बेटा। जीतेश, तो अगर पता लग भी जाएगा तो क्या कर लोगे? 1 मिनट भाई,
अरे एईडी नहीं है तो तू कैसे बताएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है? या तो ईसीजी हो मॉनिटर पे, या एईडी में भी तो मॉनिटर लगा रहता, डिस्प्ले आ जाता उसमें, वो तभी तो एनालिसिस करता है कि ये तो फिब्रिलेशन है। पेशेंट को देख करके इतना ही बता सकते हो कि कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है, और वो भी कैसे? पल्स चेक करके। अब पल्स वीएफ की वजह से नहीं आ रही है, या एसिस्टोल की वजह से नहीं आ रही है, या वीटी की वजह से नहीं आ रही है, या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से नहीं आ रही है, ये थोड़ी पता है आपको सड़क पर। ये तो कब पता चलेगा? या तो हॉस्पिटल में है और मॉनिटर लगा हुआ है, ईसीजी लगी हुई है, या फिर आपने एईडी लगा रखा है। क्लियर है? मीरा क्या पूछा था बेटा? मैंने शायद बता दिया ना। हाँ, तुम्हारे आंसर। यस सर। और कोई दुनिया में कोई वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, रिदम की प्रॉब्लम है, कौन बताता है? ईसीजी। लेकिन ईसीजी में ना तो यहाँ पर 5 लीड लगती हैं, सिर्फ 2 पैड से वो एनालाइज कर लेते। क्लियर है? चलिए, तो स्टेप्स तो क्लियर हो गए, बेसिक लाइफ सपोर्ट है एटलीस्ट, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं? हाई क्वालिटी सीपीआर प्रोवाइड। हाई क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स या कुछ इंडिकेटर्स हैं, है ना, जिनको आपको फॉलो करना होता है। मैं पहले उसके सिर्फ सीपीआर के बारे में बता देता हूँ, फिर हम हाई क्वालिटी की बात कर लेंगे। सीपीआर का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज CAB, जो कि पहले क्या हुआ करता था? ABC। 2005 से भी पहले, 2000 के आसपास, 20 साल हो गए अब तो इस बात। ABC हुआ करता था, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। लेकिन अब क्या होता है? CABC का मतलब सर्कुलेशन, नॉट कंप्रेशन, इट इज सर्कुलेशन। एंड एयरवे एंड ब्रीदिंग। अब मैं थोड़ा आपका नॉलेज टेस्ट करूंगा, मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा कि आप अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से, भाई ये अब तो रटा हुआ है सबको कि इट इज कैब, इट इज CAB, इट इज नॉट ABC, पर क्या आप में से किसी को ये मालूम है कि क्यों ऐसा किया, या ये करना क्यों सही है? जो ABC हुआ करता था ना, ABC, उसको हमने CAB कर दिया क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला, आपने मान भी लिया। पर आपके मन में तो आना चाहिए कि भाई जो वो कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं है, वो रेशनलाइज है कि नहीं। पहले तो ये बताओ कि एग्री करते हो ये होना चाहिए या नहीं? क्योंकि उन्होंने बोला है तो होना ही चाहिए, लेकिन वाई, किस तरह से, कैसे? ऑफ कोर्स रिसर्च की। हाँ, उनमें आउटपुट अच्छा था, आउटकम अच्छा था, ये तो मैंने कल बताया था। अरे कल बताया भाई सर, कल। ताकि जो जो भी ब्लड हो हार्ट में वो ब्रेन तक सप्लाई हो सके। ठीक, और बताओ। सर्कुलेशन के पहले तो मीरा ने बोला कि साहब, मीरा क्या बोला? कैन यू रिपीट इट प्लीज, थोड़ा लाउड, यहाँ की वॉल्यूम शायद कम कर रखी है। सर, ताकि ब्रेन की सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए, मतलब जो भी हार्ट में ब्लड है वो पंप करेंगे तो फिर ब्रेन तक सप्लाई। ब्रेन तक क्या बोला? शॉक में नहीं जाएगा। इस पेशेंट को तो मैं शॉक में जाने की चिंता हो रही है, जिसकी जान का ही पता नहीं है कि नहीं है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो है भी। ठीक है, तुम अभी उस लेवल पर नहीं हो जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। मतलब तुमसे पहले जो कुछ रिपीटर बच्चे थे, उनको ये पता था कि साहब ये चीज़ पहले करना है इसलिए ज़रूरी है, या इसको ऐसे करना ठीक रहेगा। देखो ABC भी तो कर सकते थे ना,
पहले एयरवे देखते, फिर हम ब्रेथ देते उसको, उसके बाद में कंप्रेशन करके सर्कुलेशन को भी इंप्रूव, ये भी तो कर सकते थे ना। इसमें क्या नुकसान था और इसमें क्या फायदा, ये बता दो। चलो मेरा सवाल अब और थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा। मेरा सवाल एक्चुअल में ये, भाई तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं, मीरा ने जो बोला दैट इज ट्रू, पर ये तो एबीसी से भी किया जा सकता था ना। अब आप बताओ स्पेसिफिकली एबीसी ना होकर के सी ए बी क्यों किया? सर पहले जो एबीसी में करते थे उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, पेशेंट का पहले एयरवे चेक करते थे। लेकिन सर सीएबी में सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करेंगे तो पेशेंट के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है सर। अब ये भावनाएं व्यक्त करने की तरह होगा कि भाई ठीक है, मेरे मन में ये आ रहा है। स्पेसिफिक बात बताओ, रीजन, टू द पॉइंट। सर इसको ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए सी को पहले ले। हाँ ज्यादा प्रायोरिटी तो दे रहे हैं, पर वाई? हार्ट की पंपिंग से क्या होगा? चलो ठीक है, तुम्हारा मैंने देख लिया, मतलब ठीक है, सबने कुछ ना कुछ कोशिश की। एक बात बताओ, पेशेंट जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसका धड़कन तो बंद हो गई, मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, वो सांस भी नहीं ले रहा है और वो दिल भी नहीं धड़क रहा, उसकी पल्स भी नहीं आ रही। हमारे शरीर में, मैंने आपको गाड़ी वाला एक एग्जांपल बताया ना कि मालगाड़ी क्या है, ये हार्ट से जो निकल रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज मालगाड़ी। इसमें जो डब्बे हैं वो क्या है, हीमोग्लोबिन के, और इसमें जो माल है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन माल है जो कि हमें टिश्यू लेवल तक पहुंचाना है। और अभी हम ब्रेन पे ज़्यादा जोर क्यों देते हैं, क्योंकि ब्रेन में इंजरी एक बार हो गई तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है, इसलिए हम ब्रेन का नाम लेते हैं, अदरवाइज हर ऑर्गन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जो आदमी अभी कार्डियक अरेस्ट में गया है वो थोड़ी देर पहले तक तो नॉर्मल था ही वॉज ब्रीदिंग, पल्स भी चल रही थी, सर्कुलेशन भी था, ऑक्सीजन पहुंच रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो एकदम से उसने क्या किया, कुछ भी कारण से, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे क्या कारण होते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, उसकी धड़कन बंद हो गई है और ब्रीदिंग बंद हो गई है, रुक गई है। तो मालगाड़ी तो सर्कुलेशन से जा रही थी ना, और थोड़ी देर पहले तो उसने सांस ली थी भाई, अभी कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ही वॉज ब्रीदिंग नॉर्मली, तो ऑक्सीजन अंदर होगी फेफड़ों में थोड़ी बहुत, जो ऑक्सीजन उसने ली है वो एकदम से निकल थोड़ी गई, सांस लेना बंद कर दिया, मतलब अब नई ऑक्सीजन तो नहीं ले रहा वो, क्योंकि नई ऑक्सीजन कब आएगी, जब वो सांस लेगा तो CO2 बाहर निकलेगी और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आएगी। कितनी होती है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन? 21%। और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कितनी होती है? 16। कितनी? 16, 16, 17 भी लिखा हो तो कर देना। 2020 की जो मेरे पास गाइडलाइन बुक पड़ी है ना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसमें 17% लिखा हुआ। मैं भी थोड़ा चौंका, बट ठीक है, 16-17 चलेगा, 17 भी चलेगा। 15, 16, 17 कभी ऑप्शन नहीं आएंगे, गारंटी है मेरी। उस क्वेश्चन पर हम केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, भैया ये क्या, कहीं 16 भी और कहीं 17 भी, समझ। तो जो सांस फेफड़ों में अभी है, ब्लड में भी होगी, हीमोग्लोबिन में होगी ना भाई, हीमोग्लोबिन अभी तो ऑक्सीजन से सैचुरेटेड था ही, अभी अचानक से ही तो सब हुआ है। तो क्या उस ऑक्सीजन को जो ऑलरेडी उसकी बॉडी में है हमें यूज नहीं कर लेना चाहिए भाई? अपने लिए प्रायोरिटी क्या है कि डिले नहीं होना चाहिए, जितनी देर होगी उतना नुकसान हो जाएगा। तो हम उसका एयरवे असेस करें, फिर उसको ब्रेथ दें, तो भी सांस अंदर जाएगी और अंदर वाली जो हवा है उसको लेके तो सर्कुलेशन ही जाएगा। समझने वाली बात है। तो क्यों ना हम जो सांस ऑलरेडी पहले से है, या तो सेकंडों का ही खेल है, कुछ सेकंड भी आपने अगर बचा लिए तो मरीज का आप हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर रहे हो बेसिकली। तो आप जो ऑक्सीजन ऑलरेडी अंदर अभी है उस ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज कर सकते हो। तो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने का क्या तरीका है कि जितनी जल्दी हो सके उस ब्लड को ऑर्गन्स तक, स्पेशली ब्रेन तक पहुंचाया जाए। एग्री? मीरा, टूटन, सैलेंडर, एग्री? तो दो ग्रुप में जब कंपैरिजन किया ना एबीसी और सीएबी में, तो एबीसी वाले तो पहले एयरवे में लगे रहे, फिर ब्रीदिंग में लगे रहे, तब जाके उन्होंने कंप्रेशन शुरू किया होगा। उन्होंने प्रायोरिटी एयरवे और ब्रीदिंग को दी।
और चेस्ट कंप्रेशन में इंटरप्शन बोलते हैं, व्यवधान बाधा, इंटरप्शन आए बहुत ज़्यादा कि साहब चेस्ट कंप्रेशन को किसी न किसी वजह से रोक दिया गया। इसलिए आज की डेट में ये बोला जाता है कि किसी भी कंडीशन में जो चेस्ट कंप्रेशन है उसको मिनिमम इंटरप्ट किया जाना चाहिए। मतलब चेस्ट कंप्रेशन को ना रोका जाए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन रुकते ही गाड़ी पहुंचना बंद हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन उसमें है, आप कितनी भी ऑक्सीजन देते रहो, खूब एयरवे अच्छा कर लिया आपने, ब्रीदिंग बहुत अच्छी कर ली, पर क्या वो ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंचेगी, ब्रेन तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। और सर्कुलेशन भी अकेला करते रहे ना तो भी वो जो ऑक्सीजन ब्लड में है वो पहुंचती रहेगी। अब एक टर्म है एक नया, और इसमें आपको थोड़ा प्राउड भी होगा क्योंकि ये इंडियंस ने प्रपोज किया है या इंडियंस ने इस पर स्टडी की है, जिसको हम बोलते हैं पोल्स। न्यू दिल्ली में, दिल्ली एम्स की स्टडी है, तो इससे अच्छी बात क्या हो। एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स ने कोविड के दौरान ही इस पर ज़्यादा काम किया था। व्हाट इज COLS? ये देखो पूछा जा सकता है, लास्ट वाला ना। आप भी बोलना चाह रहा है? फिर बोलोगे मैं तो बता ही रही थी सर, आपने लिख दिया। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, ये दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने स्टडी की है। ये कब है? जब आप एयरवे, भाई कोविड के टाइम पर कोई मुंह से ब्रेथ देगा क्या? मरीज के रिश्तेदार डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आ रहे थे, ये हालत थी, डर का ये माहौल था उस वक्त, सब हाथ ही नहीं लगाएंगे, पास में ही नहीं जाएंगे। इसका मतलब अगर आप एयरवे और ब्रीदिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो अगर सिर्फ कंप्रेशन भी अगर आप देते हो तो भी आप पेशेंट को बचा सकते हो टाइम बीइंग के लिए, जब तक या तो टीम आ जाएगी। अब टीम आ जाएगी तो क्या उनके पास अम्बू बैग होगा, कोई मास्क होगा, इंटुबेशन का सामान होगा, तो एयरवे ब्रीदिंग बहुत इजी हो जाएगा। फिर तो भाई ट्यूब डले हुए मरीज को तो सांस देने में किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं ना। अपन नहीं दिया मतलब कोविड में तो मरीज देखे ही है ना अपन ने, तो आप लोगों ने नहीं देखोगे, लेकिन जो जॉब कर रहे थे उन सब लोगों ने ट्रीट किया ही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने तो वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स। सर मैंने देखे थे सर कोरोना में। हाँ देखे होंगे 100%। CHA बनाया था ना, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, सरकार ने लिए थे 8-9 हज़ार रुपये में, नर्सिंग स्टाफ लिया था। तो कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट क्या कह रहा है कि साहब अगर आप एयरवे और ब्रीदिंग प्रोवाइड नहीं भी करा सकते तो केवल कंप्रेशन से भी आप पेशेंट की जान बचा सकते हो, संभावना है। तो दैट इज वाई कंप्रेशन या सर्कुलेशन इज प्रायोरिटी देन एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो होता क्या है, जैसे एम्स ने अगर एक बार ये पूछ लिया ना कि क्या है सीक्वेंस, तो सबने बता दिया CAB। अगली बार एम्स ये पूछेगा कि ABC इज रिप्लेस्ड विद CAB बिकॉज, तो अब तो आप आंसर लैंग्वेज क्या बनाएगा वो उसकी मर्जी है। आप तो समझ गए ना क्या मतलब है। जो ऑक्सीजन बॉडी में ऑलरेडी है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना है। और थोड़ी अच्छी लैंग्वेज बन गई है, अभी और एक बार बोलूंगा तो और अच्छी बन जाएगी, पर आप समझ गए। आप तो लिख लो भाई, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, समझ तो आप गए, मुझे मालूम है भाई। नई सांस आप नहीं दे रहे हो, मरीज भी सांस नहीं ले रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन पहले से थी, और ये बातें भी लिख लिया करो भाई। रूम एयर में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21। और जो फिर माउथ टू माउथ देते हैं उसमें ऑक्सीजन कितनी देते हैं? 16 या 17, क्योंकि जो हम एक्सपिरेटरी एयर होती है वही दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं देने से तो 17% ऑक्सीजन बहुत है।
है ना। तो जो एक्सपायरेटरी एयर होती है ना, अब इसमें कुछ सीपीआर के इंपॉर्टेंट वो जो हाई क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं, तो सीक्वेंस पता चल गया आपको। पहला तो सीक्वेंस ही है हाई क्वालिटी में। सीक्वेंस क्या है? CAD, ठीक है। अब रेशियो, रेशियो क्या है बच्चों? इसका मतलब 30 तो चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। कुछ ब्रेकियल पल्स देखते, कैरोटिड देख लो। फीमोरल इज सेकंड, ब्रेकियल के बाद में कैरोटिड इक्वल टू फीमोरल। ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। छोटे बच्चे में आप कैरोटिड को असेस करना थोड़ा मुश्किल होता है इतनी सुपरफिशियल नहीं होती, उसमें फैट और पानी बहुत भरा रहता है। तो फीमोरल भी आसानी से हो जाती है, ब्रेकियल इजीली हो जाती है। लेकिन एडल्ट के अंदर ये, और ये सवाल हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ एडल्ट सीपीआर के बारे में फोकस कर रहे हैं। फिर कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगी। प्रेग्नेंट फीमेल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। इन्फेंट का सीपीआर तो बिल्कुल ही अलग है, न्यूबॉर्न का सीपीआर बिल्कुल अलग होता है, और बच्चों में पीडियाट्रिक तक आई विल कवर कि पीडियाट्रिक में क्या क्या चीज़ें हम बदलते हैं। मैं फोटोज़ के साथ दिखा दूंगा आपको, है ना, कि फोटोज़, एक वीडियो है बहुत अच्छा सीपीआर का, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो चेस्ट कंप्रेशन 30 कर लोगे, उसके बाद में 2 ब्रेथ। ब्रेथ कैसे दे सकते हो? बस कोई मास्क अगर हो तो मास्क से दे सकते हो। एक पॉकेट मास्क आता है यूएस में, तो बहुत पॉपुलर है, मतलब गाइडलाइन उन्हीं की है ना। तो पॉकेट मास्क आता है, मैं आई विल शो यू फोटो। पॉकेट मास्क जेब में रखा रहता। अब जो थोड़े से, अब कोई गोवा घूमने जा रहा हो तो पैकिंग करते टाइम मास्क थोड़ी रखते हैं अपन अब पॉकेट में, लेकिन वहाँ सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि भैया इमरजेंसी के लिए पॉकेट मास्क रख लो, अपने ही काम आ जाए, अपने ही किसी के काम आ जाए, किसी और के काम आ जाए पॉकेट मास्क। इससे क्या हो जाता है कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। तो माउथ टू माउथ देना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी प्रैक्टिकली बात करते हैं कैसे देते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन तो आपने दे दिए 30 बार, है ना। अब चेस्ट कंप्रेशन की रेट, अब ये जो क्वालिटी के जो इंडिकेटर है ना, उनके बारे में बात करते हैं। रेट के मैं 2020 की गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ, 2020 में आई है लेटेस्ट गाइडलाइन AHA की। रेट कितनी रहती है? 100 to 120। 100 to 120 बीट्स पर मिनट। चेस्ट कंप्रेशन की रेट तो होगी कुछ भाई, छाती दबानी है तो कितनी भी रेट, मतलब 200 की रेट से दबाओगे क्या? ये 60 की रेट से दबाओगे क्या? नहीं, उसका भी रेशनल बताना क्या है मैं पूछूंगा, पहले एक बार बता देता हूँ पॉइंट्स। रेट के बाद में डेप्थ, हाँ 1.5, क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हो, ये भी गलत है एडल्ट में। And to be more precise,
2.4 इंचेस। और इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करूं तो एक से 1.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सोच के तो देखो। ये अपना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, उसमें 1 से 1.5 सेंटीमीटर तो वैसे ही दबा दोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। देयर विल बी नो मूवमेंट 5 से 6 सेंटीमीटर। और ये गाइडलाइन बदली है, पहले बोलते थे, देखो एक पुराना सा डायलॉग है, काफी पुराना, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। 2015 से पहले तक, मतलब 2010 की जो गाइडलाइन आई थी ना, उसमें ये नारा दिया था, पुश हार्ड पुश फास्ट। इसका मतलब ज्यादा दबाओ और जल्दी जल्दी दबाओ। हार्ड का मतलब होता था कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर बोला था, और फास्ट का मतलब मिनिमम 100, यानी कि 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो लोग 140 की रेट पर कर रहे हैं, 160 की रेट से, क्योंकि यही बताया था कि ज्यादा से ज्यादा दबाना है, मतलब जल्दी से जल्दी, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर से ज्यादा दबानी है। तो ज्यादा दबाने के चक्कर में पसलियां तोड़ दी, रिफ्रैक्चर कर दिए, न्यूमोथोरेक्स कर दिया, और जबकि उसका फायदा कुछ मिला नहीं। ज्यादा रेट का क्या नुकसान है? सही बात है भाई, टैकीकार्डिया को तो हम उल्टा ट्रीट करते हैं कि सब ठीक करो, टैकीकार्डिया हो गया। आप खुद उसको अगर 150 की रेट से कंप्रेशन दोगे तो आप तो खुद ही वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कर रहे हो, उसको भरने के लिए टाइम नहीं दे रहे और उसको पंपिंग के लिए टाइम नहीं दे रहे जितना चाहिए उतना। इसका मतलब अच्छा 100 से कम देते हो तो आपका परफ्यूजन नहीं मेंटेन होगा, ऑक्सीजन नहीं डिलीवर होगी, क्योंकि आप नेचुरल वाली तो हार्ट रेट है नहीं भाई, आप तो ऊपर से दबा रहे हो, फिर आप उसको इनडायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल को कंप्रेस कर रहे हो जिससे ब्लड पंप हो रहा है, तो एफिशिएंसी उतनी नहीं होती है, 60% के आसपास ही आ पाती है। तो जब आप 100 की रेट से दे रहे होंगे तो लगभग नेचुरली जो 60 की रेट पर जो डिलीवर होती है ऑक्सीजन उतनी हो रही है, ऐसा एक अंदाजा है। आगे बात समझ में? तो इसलिए पुश हार्ड बट नॉट टू हार्ड। अब क्या बोलते हैं 2020 में? पुश हार्ड बट नॉट टू हार्ड, पुश फास्ट बट नॉट टू फास्ट। मतलब 5 सेंटीमीटर से ज्यादा करना है पर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं करना। ये आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे यही चीज चलेगी। अब ये कॉमन है, ACLS में यही रहेगा, जैसे ये नींव समझ लो आप, तो ये यही कंटिन्यूएशन में रहेगा आगे। तो ये एक बार ही बताना है, तो इसीलिए अच्छे से। तो 100 से ज्यादा तो देना है, लेकिन नॉट मोर देन 120 पर मिनट, और 5 सेंटीमीटर हम करते हैं लेकिन नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या होती है वो हाई क्वालिटी के पहले इंडिकेटर बता दूं, फिर मैं आपसे प्रैक्टिकल बातें भी कर लूंगा थोड़ी सी। और क्या ध्यान रखना है आपको? अवॉइड ये ACLS का भी हिस्सा ध्यान रखना। वैसे हम क्वालिटी CPR पर जोर कहाँ देते हैं? ACLS, क्योंकि वहाँ ट्रेंड लोग CPR देना है। यहाँ आप इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन सिखाएंगे तो सही, सिखाएंगे तो बेस्ट चीज़ की, लेकिन जितना डिलीवर कर पाए उतना ठीक है भाई। जो मेन ड्राइवर है गाड़ी का वो तो मास्टर है ही, लेकिन जो कंडक्टर है उसको भी ट्रेन कर दे, इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो गाड़ी चला ले। तो सिखाएंगे तो उसको पूरा ही ट्रेनिंग तो देंगे, लेकिन क्योंकि रोज की प्रैक्टिस नहीं है उसकी, तो जितनी अच्छी गाड़ी चला ले, जैसे भी वो घर तक पहुंचा दे सवारी को, उतना काम काफ़ी है अपने लिए। समझ गए? तो अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। चौथा नंबर, मिनिमम इंटरप्शन to chest compression. And the fifth one is allow chest to recoil.
आज मैं पूरी थ्योरी बता देता हूँ आपको इसकी, है ना, और कल हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऑनलाइन वालों को तुम्हारी प्रैक्टिस दिखा देंगे, क्योंकि कैमरा है तो यहीं रख लो, डमी पर प्रैक्टिस करो, तभी पता चलेगा ना कि 100 से 120 की रेट कैसे होगी, या 5 से 6 सेंटीमीटर का पता। अच्छा, चाह रहे हो, या फिर क्योंकि स्किल टेस्ट तो आजकल होता नहीं है, थ्योरी के सवाल आते हैं तो करना है। स्किल टेस्ट कुछ कुछ एग्जाम में होता है, मुझे मालूम है, एक नॉर सेट में नहीं होता है ना। तो डू यू वांट टू डू सम प्रैक्टिस और नॉट? फायदा होगा तभी करा, आपको ऐसे नहीं बच्चे को हलवा बना के, नहीं मेरा मूड नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। आप चाहते हो तो प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार प्रैक्टिस में टाइम क्यों खराब करें, थोड़ा और थ्योरी पढ़ लेंगे इसकी बजाय, वो चॉइस भी है हमारे पास में। अगर चाहेंगे तो अपन कर लें मतलब, है ना। तो सामान भी इकट्ठा करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डमी और वो अम्बू बैग, जितना भी चीज़ें अपन दिखा सकते हैं। वैसे तो वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्यूबेशन भी सिखाना है, मतलब सिखाने से मेरा मतलब है क्वेश्चन आपके सारे हो जाएं, वो बताना पड़ेगा आपको। तो अलाउ चेस्ट टू रिकॉइल, इसका मतलब 5 चीजें हैं, देखो क्वालिटी सीपीआर की। और ये 5 चीजें आपके कहां पर होनी चाहिए? हाँ, अरे आपके कहां पर होनी चाहिए? मेरे इशारा हो गया था थोड़ा, टिप्स पर होनी चाहिए। और कितने आराम से ऑप्शन बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। सीधा ये 3 ले लिए, एक कोई और ले लिया, ये 3 ले लिए, एक कोई और ले लिया, ये 3 ले लिए, चौथा कोई और ले लिया, एक्सेप्ट पूछा है, या ए बी सी डी नंबर दे दिए, फिर ऑप्शन बना दिए ए बी सी, ऑल, ए सी एंड ई। समझ गए? ऐसे देखे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे? ऐसे बन जाए। तो क्या क्या कर रहे हैं? अलाउ चेस्ट टू रिकॉइल। आपने कोई चीज दबाई तो उसको जब तक दोबारा छोड़ोगे नहीं तब तक, अब भाई दोबारा कैसे, आप लोग क्या करते हैं आपने देखे नहीं, मेरा तो बहुत लंबा अनुभव है, दबाए जा रहे हैं, हु मतलब रेट 120 से भी ऊपर है और उसको ऊपर ही नहीं आने देना। तो आपने एक बार कंप्रेस कर दिया एंड यू हैव टू रिकॉइल द चेस्ट। भाई एक बार आपने दबाया तो ब्लड पंप हो गया, अब दोबारा आप उसको रिलीज नहीं करोगे तो भरेगा कैसे? रिटर्न तो आना चाहिए ना, वीनस रिटर्न, वो तो आएगा ही नहीं अगर आपने उसको केवल दबाए जा रहे हो, आप उसको रिलीज नहीं करते हो। मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो 5 में सबसे पहला क्या है? रेट कितनी रखते हैं? 100 to 120। पहले क्या था? मोर देन 100 था, मिनिमम 100 था। अब लेकिन क्या है? 100 to 120। डेप्थ क्या है? सेंटीमीटर में पूछा जाएगा वैसे आपसे, 5 to 6 सेंटीमीटर, या 2 to 2.4 इंचेस, या 2.5 का अगर ऑप्शन है, इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, 2 to 2.5 इंचेस। तो पहले जो कहावत थी कि पुश हार्ड पुश फास्ट, वो अब क्या हो गई है? पुश हार्ड बट नॉट टू हार्ड, पुश फास्ट बट नॉट टू फास्ट। क्लियर? इसका क्या मतलब है भाई? हाइपर वेंटिलेशन, ज्यादा ब्रेथ नहीं देनी। क्या हो जाएगा अगर दे देंगे तो? थोड़ा लॉजिक वाली बात है, और अच्छा सवाल बनेगा, बहुत अच्छा। और ये ACLS में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम मरीज को इंट्यूबेट कर देते हैं ना, या अम्बू से हम उसको वेंटिलेट कर रहे हैं। और नहीं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहाँ से? लॉजिकल, दिमाग लगाने वाला से। इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाले को आज का विनर घोषित किया जाए। हाइपर वेंटिलेशन से हाइपर कैपनिया होगा या हाइपो? पहले तो ये बता। तो पहली बात तो ये क्या लिखा है? अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। इसका मतलब है हाइपर वेंटिलेशन नहीं करना है।
वाई, भाई इन दोनों का मतलब तो बता दिया ना मैंने, 100 से कम नहीं क्योंकि इफेक्टिव नहीं है, 120 से ज़्यादा नहीं क्योंकि इफेक्टिव नहीं है, तभी तो हाई क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। रेशनल पता है ना, अब भूलने का सवाल ही नहीं उठता। 100 से 120 लॉजिक मालूम है ना कि भैया 100 से कम करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 120 से ज़्यादा करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 5 से 6 सेंटीमीटर या 2 से 2.5 इंच ही क्यों? क्योंकि 5 से कम सेंटीमीटर पर दबेगा नहीं ढंग से, और 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा करने के बाद में फोड़ा फाड़ी मचा दोगे और कोई काम नहीं है, रिब्स फ्रैक्चर कर दोगे, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। ये भी आपको पता चल गया। हाइपर वेंटिलेशन को क्यों अवॉइड करना है? सर पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा होगा पर वेंटिलेशन से। वेरी नाइस स्टूडेंट, एक्सीलेंट। मतलब अभी सिर्फ इसने शुरुआत बताई है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यस इट इज रिलेटेड विद पॉजिटिव प्रेशर। तो क्या हो जाएगा टूटन? नो, न्यूमोथोरैक्स नहीं, वेंटिलेशन ज्यादा से न्यूमोथोरैक्स क्या होगा सर टूटन? मतलब वो सर विनस रिटर्न कम होगा शायद। अरे यार गजब गजब, ही इज द विनर ऑफ द डे। कितनी बार बताया है, कितनी बार, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिक्रीज वीनस रिटर्न। पीप जितना ज्यादा होता था वीनस रिटर्न उतना ही कम होता था। पॉजिटिव प्रेशर इंट्राथोरेसिक कैविटी में जितना ज़्यादा होगा इट विल डिक्रीज वीनस रिटर्न। मतलब जो ऑलरेडी पेशेंट का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें आप ऐसा काम कर सकते हो क्या जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाए? कभी नहीं, इसीलिए अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। एक्सीलेंट जवाब। आज मीरा को पीछे छोड़ दिया टूटन ने। मीरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, अब तो आ गया होगा आई होप। आ गया ना समझ में? आप लोगों के आ गया भाई? क्लियर है? हाइपर वेंटिलेशन कौन सा भाई? आप चाहे माउथ टू माउथ दे दो लेकिन वो है तो वेंटिलेशन पॉजिटिव प्रेशर ही। आप अपने मुंह से प्रेशर दे रहे हो बस इतना ही, तो मेहनत आप कर रहे हो, काम आपको करना पड़ रहा है, बट इट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। मास्क से दे रहे हो तो भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, अम्बू से दे रहे हो तो भी पॉजिटिव प्रेशर है, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर से दे रहे हो तो भी पॉजिटिव प्रेशर है। इवन एनआईवी यहाँ तो काम नहीं आएगा लेकिन एनआईवी होता तो भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन डिक्रीज वीनस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब मुझे जितना याद है ये सवाल पूछा गया है, या फिर मैं इसको इतना डेस्परेटली चाहता हूं कि पूछा जाए कि मुझे लग रहा है ये पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जाएगा। हाँ 21 में आया है, तुक्का मार रहा है क्या अंदाजे से? देखा है ये क्वेश्चन 2021? हाँ तो फिर तो मजा ही आ गया, नहीं तो दोबारा चेक कर लेना, हो सकता है पूछा गया। हाँ चेक कर लेना। पहली बात तो क्वालिटी सीपीआर के पैरामीटर्स और एक एक का रेशनल, इसका रेशनल पता चल गया, इसका पता चल, इसका मिनिमम इंटरप्शन टू चेस्ट कंप्रेशन। क्यों? इसलिए मैंने टिक कर दिया क्योंकि सबको पता होगा। ये तो बता दो। कंप्रेशन रुकते ही सर्कुलेशन बंद है, तो आप ऑक्सीजन तो बाहर से दो या मत दो, सर्कुलेशन तो चलने दो कम से कम। तो ये तो सिद्धांत पूरा हो गया ना। COLS भी इसी पर बेस्ड था ना कि चेस्ट कंप्रेशन में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। अब मिनिमम क्यों लिखा है लेकिन? होता है, पल्स चेक करोगे तब तो बंद करना पड़ेगा ना। अच्छा एक मिनट, पल्स चेक करते टाइम ये बंद करना जरूरी है क्या? क्यों? आप जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो उसकी वजह से भी तो पल्स जनरेट हो रही है, तो वो फील होगी आपको। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस पल्स चेक करनी है, खुद से गाड़ी स्टार्ट हो गई है कि नहीं। भाई आप धक्का लगा रहे हो तब तो गाड़ी आगे बढ़ ही रही है, जब आप धक्का लगा रहे हो तब तो पल्स जनरेट हो ही रही है। हमें क्या देखना है कि बिना धक्का लगाए गाड़ी स्टार्ट हो गई है या नहीं है, ऑटोमेटिक मतलब खुद से गाड़ी चालू हुई कि नहीं है, स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आया है कि नहीं है, तो चेस्ट कंप्रेशन बंद करें। लेकिन उसमें भी क्या ध्यान रखना है,
2 उंगली ये तो कर दें। टाइम नॉट मोर देन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड तक। बाद में भी अगर 2 मिनट बाद चेक करना है तो लेस देन 10 सेकेंड। क्यों? टू मिनिमाइज द इंटरप्शन टू चेस्ट कंप्रेशन। ये तो बताई दिया चेस्ट रिकॉइल करना क्यों जरूरी है, हार्ट को रीफिल होने के लिए। तो रेशियो आपने बता दिया, उससे पहले रेट ही बताई थी क्या मैंने? नहीं, रेशियो 30:2 COLS के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अब TLS प्रोवाइड कराने लग गए आप, सीक्वेंस भी आपको पता चल गया और ये चलता रहता है। CPR प्रोवाइड कराते रहोगे कब तक? शब्दों को रटना मत सीखो। ठीक भाई, आप अभी BLS, वो ACLS में है हॉस्पिटल के अंदर और वो मिनिमम है, लेकिन यूजुअली हम कितना करते हैं? 30 मिनट। और मैक्सिमम कितना कर सकते हो? कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको मतलब जो CPR प्रोवाइड कराने वाली टीम है उसको ये लगता है कि इस पेशेंट में अभी मेहनत करने से रिजल्ट मिल सकता है तो 2-2 घंटे तक भी, और 2-2 घंटे बाद में रिवाइव भी हुए हैं पेशेंट, है ना। तो देयर इज नो अपर लिमिट। हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं कि ये अगर हो जाए तो हम CPR को टर्मिनेट कर सकते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे CPR को बंद कब करना है। अभी तो हमने CPR सिर्फ शुरू किया। तो BLS के हिसाब से अभी हम ACLS पर स्विच नहीं कर रहे हैं। क्या क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप, पहले तो वो 7 स्टेप बता दो। सबसे पहले दूसरा स्टेप अब चेक रेस्पॉन्सिव में 4-5 बातें हैं। शोल्डर टैप करना, शाउट करना, AED के लिए भेज दिया, कॉल करके इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अब तो रिवीजन में तो अब इजी हो गया। तीसरा रेस्पिरेशन एंड पल्स, ब्रैकेट में नॉट मोर देन 10 मिनट्स। क्यों? डिले नहीं हो जाए बस। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट के लिए एक लाइन कही जाती है, बाद में कहीं मेरे दिमाग से निकल जाए। क्या कही जाती है? इसमें बहुत चीज़ हैं बताने के लिए एक्चुअली, इसलिए मैं, और ये कोई ऐसा नहीं ये सिलेबस में है, ये तो नॉलेज है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात कही जाती है, आपकी किताब में नहीं है किसी भी, लेकिन रियलिटी में तो है। क्रिटिकल केयर में तो ऐसा बोलते हैं, टाइम इज लाइफ। क्यों बोला है? ये क्या क्या लिख दिया अभी बता देते हैं। देखो, आप थोड़ा सा अपने पेज को एडजस्ट कर लेना, जैसे मैंने किया है ना वैसे ही थोड़ा सरका लेना। देखो, टाइम इज लाइफ किसके लिए कहा जाता है? कार्डियक अरेस्ट के लिए। टाइम इज मसल किसके लिए कहा जाता है? हार्ट अटैक के लिए। टाइम इज ब्रेन किसके लिए कहा जाता है? स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक शायद KE होता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का नया नाम पता है क्या आपको?
ब्रेन अटैक। और खाली ऐसे नहीं कि हाँ बहुत दिन हो गए तो कुछ नया नहीं किया था इसलिए नाम दे दिया ब्रेन अटैक। इसके पीछे रेशनल है। हार्ट अटैक भी तो नाम दिया हुआ है एमआई को, भाई एमआई होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, तो कुछ तो वजह होगी ना। और ये किसके लिए कहते हैं? टाइम इज मनी, लाइफ, जिंदगी के लिए। जो समझदार लोग होते हैं, जो अपना समय वेस्ट कर रहा है वो अपना पैसे का भी नुकसान कर रहा है, और जो समय का यूज कर लेगा उतना ही वो पैसा कमाएगा। तो ये तो लाइफ के लिए, जीवन में, मतलब समय के महत्व को बता रहा है कि भाई समय खो दिया तो आपने पैसा खो दिया एक तरह से, ऐसा है बोला है। अटैक क्यों बोल रहे हैं अपन? अच्छा, अचानक से, सही है। वैसे अटैक अचानक ही होता है भाई, यूजुअली अचानक ही होता है। चेतावनी कभी कभी दे देते हैं कि भाई देख लूंगा तुझे, फिर बाद में हमला हो जाता है, लेकिन मोस्टली इट इज सडन, मान लिया। प्लस ये आप तो अंदर घुस गए, टिश्यू परफ्यूजन सप्लाई। मैं तो एक नॉर्मल अटैक, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, मैं अटैक की बात कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में अटैक का मीनिंग तो हो क्लियर। अटैक का मतलब होता है यू हैव टू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। भाई अटैक से एक फीलिंग क्या आ रही है कि अटैक हो गया, अच्छा अटैक हो गया क्या, ओहो चलो चाय खत्म कर लेते हैं यार, चाय ठंडी हो रही है। अटैक का मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ो, अब प्रायोरिटी ये है कि इसको जवाब दो, इससे बचो। इसलिए नाम अटैक दिया गया है भाई। अटैक सुनते ही क्या आता है कि अटैक हो गया, ओहो। वैसे तो हार्ट अटैक से वैसे ही डर जाते हैं लोग, हार्ट अटैक आ गया, तो नाम डराने के लिए नहीं दिया कि सब डर जाएं। क्यों दिया गया? ताकि लोग समझ जाएं कि अब टाइम वेस्ट करना बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी या नुकसान वाली बात होगी। अब टाइम नहीं, तो प्रायोरिटी बताने के लिए। तो इनको जो बोला गया टाइम इज लाइफ, टाइम इज मसल, टाइम इज ब्रेन, क्यों बोला गया है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इन चीजों का नुकसान होगा। हार्ट अटैक में किसका नुकसान हो रहा है? मायोकार्डियम का। और मायोकार्डियम क्या है? मसल, मसल है ना, हार्ट की मसल ही तो है। तो इसीलिए हार्ट अटैक में क्या बोला? टाइम इज मसल। इसमें तो सीधा पता ही चल रहा है टाइम इज ब्रेन। तो ये सवाल पूछा जाएगा तो जिसको नहीं पता या जो दिमाग लगाने की जिसको आदत नहीं है वो तो इसको भी नहीं बता पाएगा। टाइम इज ब्रेन किस चीज़ के लिए बोलते हैं या टाइम इज ब्रेन किसके लिए कहा गया, इंग्लिश में पूछ लेगा। तो अब लेकिन ब्रेन की भी कई वो दे देगा, जैसे मेनिंजाइटिस भी ब्रेन की बीमारी है, हाइड्रोकेफेलस भी ब्रेन की बीमारी है, सीजर्स भी ब्रेन की है। लेकिन ये किसके लिए है? स्ट्रोक। स्ट्रोक अगर हो गया तो जितना टाइम डिले हो रहा है उतना ही ब्रेन का डैमेज हो रहा है और उतना ही नुकसान हो रहा है। और कार्डियक अरेस्ट में किस चीज का नुकसान हो रहा है? लाइफ का हो रहा है भाई। कार्डियक अरेस्ट होते ही अब नुकसान किस चीज का हो गया? जितना लेट किया आपने, अगर टाइमली सीपीआर दिया तो लाइफ बच जाएगी, अगर टाइमली नहीं दिया तो लाइफ गई। तो समय बहुत वैल्यूएबल हो गया। समय का नुकसान किसका है? जीवन का हानि है। समय की हानि, जीवन की हानि कब? कार्डियक अरेस्ट। समय की हानि, मसल की हानि कब? हार्ट अटैक। अब मसल तो बाइसेप्स भी मसल ही है, लेकिन बाइसेप्स के लिए नहीं बोलते ये बात, किसके लिए बोलते हैं? हार्ट अटैक के लिए। और टाइम इज ब्रेन स्ट्रोक के लिए। और स्ट्रोक का जो नाम है, अब ये देखो नर्वस सिस्टम का है टॉपिक, और इसी छोटी सी बात पर अगर सवाल आ जाए तो अपना तो काम हो गया ना, नंबर तो पूरे मिल गए। भले ही उस टाइम तक नर्वस सिस्टम आपको नहीं पढ़ाया गया हो, सिलेबस का नर्वस सिस्टम ना भी हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन तो बन गया ना, और ये सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। कह रहा था अरे हो गया वो तो अलग बात, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई सिस्टम नहीं हुआ है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये पता था क्या ब्रेन अटैक? नहीं पता था ना, अब तो पता चल गया। That's it. तो अब ये भी पता हो गया ना कि सिलेबस होना इज डिफरेंट थिंग और इंफॉर्मेशन या नॉलेज थोड़ी अलग चीज। चौथा स्टेप क्या है बच्चों? गेट एईडी।
हाँ अप्लाई कर दो, 5 और 6 एक साथ ही है, उसमें भी कर सकते हो। 5 और 6 में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करो और फॉलो करो इंस्ट्रक्शन को, है ना। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मैंने शायद 4 में अप्लाई कर दिया था, एक ही बात भाई, गेट तो जब तक आएगा नहीं तब तक अप्लाई भी कैसे कर दोगे, पहले आएगा तो सही। 7वें नंबर पर 5 और 6 वही है, अप्लाई करो और 6ठे में उसको फॉलो करो, रिपीट करना है। 7वें पर साइकिल रिपीट। तो रिपीट में इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा कि ये तो या तो ये कैसा होगा, शॉकेबल या नॉन शॉक। तो हमने चेस्ट कंप्रेशन की बात कर ली, हमने ब्रीदिंग की बात कर ली। ब्रीदिंग की रेट क्या रखते हैं अपन, अच्छा 6 बोला था या 10 ब्रेथ पर मिनट, वो किस में रख रहे थे, रेस्क्यू ब्रेथ। नाम ले दो, जिसका नाम दे दिया। अभी तो मैं सीपीआर की बात कर रहा हूं बेटा। रेस्क्यू ब्रेथ तो सिर्फ तब देते हैं जब हमें चेस्ट कंप्रेशन करना ही नहीं, सिर्फ ब्रेथ देनी हो तब हम उसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रेथ, व्हेन देयर इज नो चेस्ट कंप्रेशन। लेकिन सीपीआर में, प्रॉपर सीपीआर में तो हम क्या कर रहे हैं, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं और 2 बार ब्रेथ दे रहे हैं। तो इस तरह से भी तो हम ब्रेथ दे रहे हैं, तो 1 मिनट में कितनी ब्रेथ चली जाएंगी, अब थोड़ी सी गणित लगाओ, थोड़ी सी देखो। रेट हमने क्या रखी है, 100 से 120 कंप्रेशन की, तो 120 पर मिनट है ना, यानी कि 1 सेकंड में हम कितनी वो दे देंगे, 2 चेस्ट कंप्रेशन कितने दे देंगे, 2। तो 30 कंप्रेशन में कितना टाइम लग जाएगा, 15 सेकंड। लेकिन ये तो जब 120 है, 100 भी तो हो सकती है ना, तो 15 से 20 मान लो क्या भाई, 2 सेकंड तो आपको 2 बार ब्रेथ देने में भी तो लगेगा। अच्छा ब्रेथ में भी कुछ सावधानी रखनी है, तो वो ACLS में और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा 1-2 वीडियो फोटो दिखा करके। ब्रेथ जब आप देते हो ना, तो थोड़ा मैं थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी का मतलब स्टेप्स क्या होते हैं। वैसे आपने देखा होगा, अगर पोजीशन की सवाल पूछा जाए, पोजीशन कैसे रखनी होती है पेशेंट की, जैसे हमने सीन सेफ्टी कर लिया था, उसके बाद पोजीशन क्या रखते हैं, फ्लैट फर्म सरफेस पर होना चाहिए। नीचे की जो सरफेस है वो हार्ड या फर्म बोलते हैं। क्यों जरूरी है ये, आप जो फोर्स, इसमें क्या है, जो सीपीआर फोर्स देंगे ना सर, वो नीचे की तरफ जाएगा। फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए, नहीं तो फोर्स गद्दे पे चला जाएगा। भाई आपको कोई चीज़ दबानी है तो वो तभी दबेगी ना जब नीचे वाली चीज़ तो हिले नहीं और ऊपर से आप दबाओ उसको। ऊपर से दबाए और नीचे की भी दब गई तो वो तो सबसे नीचे वाली चीज़ गद्दा दबेगा। फिर आगे बात समझ में। अच्छा 30 कंप्रेशन में लगभग 15 सेकंड लगे, 15 से 20 सेकंड। तो बताओ ये एक साइकिल का हो गया ना, तो 2 मिनट के अंदर लगभग कितने साइकिल हो जाएंगे, या 1 मिनट में कितने साइकिल हो जाएंगे। हाँ अगर 20 से माने तो, और 2 मिनट में तो 5 का तो एवरेज। हाँ 5 साइकिल यूजुअली कंप्लीट। थोड़ा बहुत जैसे अगर एक ही बंदा है, 5 साइकिल अपन मानते हैं, तो अगर एक ही बंदा है तो पहले चेस्ट कंप्रेशन छोड़ के ब्रेथ के लिए जाएगा। और इतना ऐसे अपन इसमें 1-2 सेकंड का भी नुकसान या लॉस नहीं काउंट कर रहे हैं, जबकि होता क्या है 30 तक काउंट करेगा ना, 1 2 3 28 29 20 30, तो 30 के बाद में वो
उसमें भी क्या है, जब सांस दे दी है ना, इंस्पायर कर दिया, तो एक्सपिरेशन के लिए रुकना पड़ेगा आपको, तब आप दूसरी ब्रेथ दोगे। तो दूसरी ब्रेथ देने के बाद में फिर वो दोबारा से कंप्रेशन शुरू करेगा। तो इट टेक्स, यूजुअली ऐसा होता है कि 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल आपके इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। पांच साइकिल आपके पूरे हो जाते हैं। अब थोड़ी एयरवे की बात कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ी थ्योरी वो बता दूं कि आपको पोजीशन क्या रखनी है और कैसे। सरफेस फर्म रहनी चाहिए, पोजीशन सुपाइन रखनी होती है आपको, है ना। और 2 मिनट में आपके 5 साइकिल पूरे हो जाते हैं। अब एयरवे में आपको क्या क्या ध्यान रखना, ब्रीदिंग का अपने डिटेल में बात किया, चेस्ट कंप्रेशन की, क्वालिटी की, सबकी बात करी। एयरवे में आपको क्या करना होता है, एयरवे का मतलब क्या होता है, जो अपन CAB में ए है, व्हाट डज इट मीन। एयरवे क्लियर होना चाहिए, एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, हाँ, नेक को एक्सटेंड कर देते हैं, जॉ को जॉ थ्रस्ट, और एक और होता है ना, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। 3 मैनूवर होते हैं। एक्सटेंशन तो मतलब मैनूवर नहीं है, कोई थोड़ा सा एक्सटेंड तो करके रखते हैं अपन, लेकिन किस रूप में करते हैं, या तो जॉ थ्रस्ट करेंगे या हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करते हैं। एक डिक्टम तो मैंने आज की क्लास में बताया है आपको। डिक्टम का मतलब पत्थर की लकीर। एक तो पत्थर की लकीर बता दी, कौन सी, डिफिब्रिलेशन के बाद में CPR स्टार्ट करना ही करना है इमीडिएट। अगर आपका मरीज हाथ ही पकड़ ले जिसका आप CPR कर रहे थे, तो ऑब्वियसली रुकना ही है, क्योंकि CPR की जरूरत नहीं रही उसको। अदरवाइज आपको 2 मिनट का CPR देंगे, फिर पल्स चेक करना, या ECG पे पल्स आ गई है, या ऐसा कोई साइन आ गया है, पेशेंट की ब्रीदिंग होगी, आँख खोल लिया है, देख रहा है क्या हो रहा है, तो आप रुक सकते हो। इसका मतलब सर्कुलेशन चालू हो गई, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो गई, यही तो चाह रहे थे अपन। तो वो अगर कंडीशन है तो ही आपको CPR नहीं देना है, अदरवाइज डिफिब्रिलेशन के बाद में CPR देना एक रूल है। आगे बात समझ में। अब ऐसा ही एक डिक्टिम है, ये जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनूवर है ना, एयरवे को थोड़ा सा पेटेंट रखने के लिए करते हैं कि एयरवे क्लियर है। तो क्लियर में 2-1 बातें और आती हैं छोटी मोटी, जैसे अगर कोई विजिबल आपको कोई पार्टिकल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कोई दिख रहा है मुंह से, तो उसको निकालना है ताकि वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। दूसरा जो कारण होता है वो होता है टंग फॉल। बेहोश आदमी की क्या होती है, टंग फॉल हो जाती है इसकी वजह, लेकिन उसको आप BLS में ठीक नहीं कर सकते। कैसे करोगे, उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, हाँ, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ ना। गुडल एयरवे। टंग डिप्रेशन, नालायक को, मीरा ने सही बोला, क्या, गुडल एयरवे। गूडल्स एयरवे, या तो गूडल्स एयरवे या ओरोफेरिंजियल एयरवे। मैंने बोला था ना, सब रेस्पिरेटरी सिस्टम और सारे ही थोड़े थोड़े टच होंगे, तो होने लग गए। गूडल्स एयरवे को क्या बोलते हैं अपन, ओरोफेरिंजियल एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे, क्योंकि मुंह से डाल रहे हैं इसलिए ओरो। ET ट्यूब को मुंह से डाला था तो एंडोट्रेकियल कौन सा वाला, ओरल, तो बोल दिया ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। है तो ट्रेकिया के अंदर लेकिन मुंह के रास्ते से, तो मुंह से फेरिंग्स तक जा रहा है ये एयरवे, इसीलिए इसको ओरोफेरिंजियल। एक और होता है, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास रखे हुए, आप सामान भी कल दिखा देंगे थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंजियल एयरवे। वो अलग होता है, नाक से डालते हैं, वो भी एयरवे को ही प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन टंग फॉल में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, ये वाला। तो गूडल्स एयरवे यानी कि ओरोफेरिंजियल और नेजो
फेरेंजियल एयरवे। अभी वो फोटो देखोगे तो पहचानना भी सीख जाओगे। पहचानवाते हैं कि सब पहचानो ये क्या है, या इसका फायदा क्या है, या ये क्यों लगा रहे हैं एयरवे। अब डिक्टम पर आ रहा हूं मैं वापस। एक डिक्टम बताया था, दूसरा डिक्टम ये बता रहा हूं मैं कि इन केस ऑफ ट्रॉमा और फॉल फ्रॉम हाइट, आपको पहले हिंदी में बता रहा हूं फिर लिखवा दूंगा। कोई भी मरीज अगर ट्रॉमा का केस है या फॉल फ्रॉम हाइट का केस है तो उसमें आपको सर्वाइकल इंजरी मान के चलनी है अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। इस डायलॉग का मीनिंग क्या है? जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि सर्वाइकल इंजरी या स्पाइनल इंजरी, सर्वाइकल से मेरा मतलब है सर्वाइकल स्पाइन, तो कई बार सिर्फ स्पाइनल इंजरी भी बॉडी यूज में लेते हैं, तो स्पाइनल इंजरी मान के चलना है जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि स्पाइनल इंजरी नहीं है। किस पेशेंट में? ट्रॉमा या फॉल फ्रॉम। अब देखो इसको वो घुमा करके दे सकता है भाई। फॉल फ्रॉम हाइट का मतलब तो एक तो होता है कि सीधा ही 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, छत से गिरा था तो फॉल फ्रॉम, पेड़ पे चढ़ गया था 12-15 फीट ऊंचे पेड़ पर गिर गया था, फॉल फ्रॉम हाइट, बाउंड्री पर था, दीवार पर गिर गया। एक होता है कि साहब करंट लगा और उसके बाद में गिरा, तो हाइट से अगर गिरा है तो फॉल फ्रॉम हाइट, और करंट में वैसे भी झटका लगता है, गिरता ही है आदमी, तो ट्रॉमा का बन गया सीन। या फिर स्विमिंग पूल में बहुत ऊंचाई से कूदा था, नीचे पानी नहीं था, कोई भी कंडीशन बना दे तो भी फॉल फ्रॉम हाइट, या पानी बहुत कम था तो चोट हाइट वाली लगेगी, फॉल फ्रॉम हाइट वाली। तो इसका मतलब जब भी अब कंडीशन कोई भी दे दे, ट्रॉमा का मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो होते हैं वो, रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें ट्रॉमा हुआ। तो ट्रॉमा के पेशेंट में विक्टिम क्या हुआ? हाइट से गिरना भी ट्रॉमा ही है। ट्रॉमा पेशेंट should be considered as having spinal, और ब्रैकेट में सी स्पाइन मतलब सर्वाइकल स्पाइन इंजरी until unless proven otherwise। सी स्पाइन हैविंग मतलब हुई है, हैविंग स्पाइनल इंजरी until unless proven otherwise। और मतलब तो समझ ही गए आप। आपको ये मान के चलना है कि इंजरी हुई है। इस बात पर बीएचयू ने पूछा था सीधा का सीधा, ऐसे जैसे, साल तो मुझे याद नहीं, बट बीएचयू ने बहुत बेहतरीन सवाल सीपीआर में ऑलरेडी पूछे हैं। एक ही क्वेश्चन में उसने इंटुबेशन मतलब लैरिंगोस्कोप की ब्लेड और ईटी ट्यूब का सवाल, दोनों का एक ही सवाल बना करके पूछ लिया। तो एक सवाल में दो चीजें पूछ लेना और भी ज्यादा स्मार्टनेस का काम। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इस पेशेंट में आपको ये मान के चलना है कि इसको सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुई है, तो करना क्या है हमें बताओ बात। सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन। चलो देखो, पहली चीज तो इस पेशेंट के लिए
हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैनूवर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एब्सोल्युटली। हालांकि देखो मैं BLS में बता रहा हूँ इन बातों को, ये बातें थोड़ी ACLS के काम की ज़्यादा है, पर पढ़ना तो हमें CPR पूरा ही है, जहाँ भी पढ़ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रैक्टिकल चीज़ें फिर मैं उसी दिन बता दूंगा ना जब डमी हमारे साथ में। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हाँ, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है कहाँ पर? सर्वाइकल स्पाइन पर, सर्वाइकल स्पाइन। तो इसको किसी भी रूप में पूछ ले कि सर्वाइकल स्पाइन में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? सपोर्ट लेते हैं बच्चों, कॉलर का, हार्ड कॉलर, फिलोडेल्फिया कॉलर बोलते हैं उसको, हिंदी में लिख देता हूं। फिलोडेल्फिया कॉलर, नाम नहीं लिखा फिलोडेल्फिया, हार्ड कॉलर। देखा होगा ना फिल्मों में कई बार वो गर्दन ऐसे ही रहती है उसकी, कुछ तो सॉफ्ट कॉलर होते हैं, सॉफ्ट कॉलर यहाँ काम नहीं करेगा, हार्ड कॉलर। तो ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे साहब? कुछ तो करना पड़ेगा, अगर इंटीबेट करने की नौबत आ गई है तो। उस कंडीशन में क्या करते हैं? जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। अब ये तो मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा और आपको वैसे पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि जॉ थ्रस्ट में सर्वाइकल स्पाइन में मूवमेंट नहीं करना। तो एयरवे में एक दो लाइन अपनी तरफ से लिख लेना कि भाई कोई विजिबल ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव कर दो, और अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो हेड एक्सटेंड कर दो, या नेक एक्सटेंड करते हैं हम एक्चुअली। तो नेक एक्सटेंशन में कहाँ पर मूवमेंट हो रही है? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पर और सर्वाइकल स्पाइंस पर, C1, C2, C3, C6, C7 सब में मूवमेंट हो रही है। तो अगर यहाँ पर इंजरी सस्पेक्टेड है तो ये एक्सटेंशन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड और हेड टिल्ट चिन लिफ्ट भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और उसमें हम क्या करते हैं? जॉ थ्रस्ट। तो मैंने सारी बातें बता दी हैं एक बार तो थ्योरेटिकली कि कंप्रेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं, और ब्रीदिंग में रेट क्या रहेगी, साइकिल या हाई क्वालिटी CPR के बारे में सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको। नेक्स्ट क्लास में अब अपन चाहते हो देखना, प्रैक्टिकली करना, तो वी विल, ठीक है, करवाएंगे, प्लस वीडियोस भी दिखा देंगे, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है भाई, डमी तो डमी है ना। तो एक वीडियो बहुत अच्छा है, उससे आपको बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी। और या ऐसा भी हो सकता है कि मैं जैसे ये बता दिया ना, इसके साथ में अब एयरवे के बारे में भी थोड़ी बातें कर लें और साथ में हम प्रैक्टिस, जैसे भी होगा, मतलब या तो अगली क्लास में हम वो डमी पर कर लेंगे या उसके एक दो क्लास बाद में, जब हम और थोड़ी थ्योरी, क्योंकि एयरवे डिवाइसेस भी साथ में ही देखेंगे, लैरिंगोस्कोप, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लैरिंगोस्कोपी, जो भी चीज़ें आएंगी काम की वो सब भी अपने को देखें, राइट। तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच आज के लिए, और जन्माष्टमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बड़ा थैंक यू सर। और मनाओगे ना सब लोग जन्माष्टमी तो? जी बिल्कुल सर। है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।